नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आई एम एडवोकेट शांतनु। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डाइन डिक्लेरेशन है। और इस पर हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई जो जजमेंट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि डाइन डिक्लेरेशन है क्या। डाइन डिक्लेरेशन का प्रोविज़न जो है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 32 के क्लॉज 1 में प्रोवाइडेड है। डाइन डिक्लेरेशन का मतलब यह होता है कि ऐसी स्टेटमेंट जो मरता हुआ आदमी, यानी जो अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, या तो उसकी ऐसी कंडीशन है कि वो मर सकता है, और उसकी ऐसी कंडीशन कैसे हुई, क्यों हुई, उस रिलेवेंट फैक्ट्स को जो बताता है, रिकॉर्ड कराता है, उस स्टेटमेंट को ही डाइन डिक्लेरेशन माना जाता है। कब माना जाता है? जब वो खत्म हो जाता है, यानी आगे वो उसकी डेथ हो जाती है, तो उस स्टेटमेंट को डाइन डिक्लेरेशन माना जाता है। उसके द्वारा दी गई जो स्टेटमेंट होती है जब वो जीवित था, तो उसे डाइन डिक्लेरेशन माना जाता है। ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स भी है कि डाइन डिक्लेरेशन तभी माना जाएगा कि जब वो व्यक्ति जिसने स्टेटमेंट दी है, देने के बाद चाहे 1 दिन बाद या 1 घंटे बाद या 2 दिन बाद अगर वो मर जाता है, तो वो स्टेटमेंट डाइन डिक्लेरेशन मानी जाएगी। अब डाइन डिक्लेरेशन को कौन रिकॉर्ड कर सकता है? हु कैन रिकॉर्ड द डाइन डिक्लेरेशन? डाइन डिक्लेरेशन को कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन लॉ में अच्छा ये माना जाता है कि अगर उसे मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया जाए उस स्टेटमेंट को। अब यहाँ पे एक मैं लीडिंग केस आपको बताना चाहूँगा, पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का। इस केस में ये हुआ था कि जो डिजीज था वो अपनी वाइफ से ये कह के जाता है कि उसने एक्यूज को कुछ पैसे दिए थे, वो उससे वापस लेने जा रहा है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। उसकी वाइफ को उसकी मृत्यु की खबर मिलती है। तो इस केस में पाकला नारायण में प्रीवी काउंसिल ने यह माना था कि जो उसने स्टेटमेंट अपनी वाइफ को दी थी मरने से पहले, यानी उस समय तुरंत वो नहीं मरा था, बाद में मरा होगा, उसके साथ घटना घटित हुई होगी, लेकिन जो स्टेटमेंट दी थी उसको एडमिसिबल किया कि ये डाइन डिक्लेरेशन है। अब किस फॉर्म में डाइन डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जा सकता है? तो इसका कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं बताया गया है। ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, गेस्चर्स में भी हो सकता है, यानी इशारों में भी दिया जा सकता है स्टेटमेंट। और यहाँ पे मैं आपसे एक लीडिंग केस डिस्कस करना चाहूँगा कि एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला। इस केस में जो कंडक्ट था डिक्लेरेंट का, जो डाइन डिक्लेरेशन जिसने दी थी, उसके कंडक्ट को ही डाइन डिक्लेरेशन माना गया था, रेलेवेंट मान लिया गया था कि वो डाइन डिक्लेरेशन है, उसके कंडक्ट को ही। एक और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है डाइन डिक्लेरेशन का कि डेथ जरूरी है, यानी जिसने स्टेटमेंट दी है उसके बाद, स्टेटमेंट देने के बाद उसकी डेथ हो गई हो, तभी वो डाइन डिक्लेरेशन में वो स्टेटमेंट मानी जाएगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए किसी कंडीशन ऐसी थी कि उसने स्टेटमेंट तो दी कि ऐसा लग रहा था कि हाँ वो खत्म हो सकता था, आगे उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन वो बच गया ऊपर वाले की कृपा से। तो क्या वो जो स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करवाई है, तो क्या वो तब डाइन डिक्लेरेशन मानी जाएगी?
नहीं, तब वो डाइंग डिक्लेरेशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है वो यही कहते हैं कि जब जो स्टेटमेंट दिया है जिसने, डिक्लेरेंट ने, स्टेटमेंट देने के बाद वो अगर उसकी मौत हो जाती है या वो खत्म हो जाता है, तभी वो डाइंग डिक्लेरेशन माना जाएगा। तो अब यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए वो बच गया, तो उसकी स्टेटमेंट क्या होगी? तो उसकी स्टेटमेंट एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 और 157 के तहत कॉन्ट्राडिक्ट और कॉरोबोरेट किया जाएगा आगे ट्रायल में, कि आपने जो स्टेटमेंट दी है उसको कॉन्ट्राडिक्ट और कॉरोबोरेट किया जाएगा। एक और कंडीशन जो कि बहुत ज़रूरी है, मस्ट है, वो ये है कि जब डाइंग डिक्लेरेशन या जो डाइंग डिक्लेरेशन जो स्टेटमेंट दी जा रही थी, तो उस समय जो डिक्लेरेंट है वो फिट स्टेट ऑफ माइंड में था कि नहीं था, वो उसका सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। और उसको सर्टिफाई कौन करता है? डॉक्टर करता है कि वो कॉन्शियस था, फिट स्टेट ऑफ उसकी कंडीशन थी माइंड की जो जब वो स्टेटमेंट दे रहा था, तो उसको सर्टिफाइड डॉक्टर करता है। और वॉलेंटरी स्वेच्छा से होना चाहिए। हालांकि लॉ में यह भी माना जाता है कि मरता हुआ आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। अब आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिसेंट में जो जजमेंट दी गई है उसे जान लेते हैं। केस का टाइटल है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस वीरपाल एंड अदर्स। 1 फरवरी 2022 को इसे डिसाइड किया गया है। इसमें हेल्ड किया गया है, एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है इस केस में कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन विदाउट कोरोबोरेशन। इसकी पीडीएफ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और गो थ्रू कर सकते हैं। शॉर्ट में जो ब्रीफ फैक्ट है मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि घटना जो थी 20/12/2011 की थी। पैसे की डिमांड की गई थी एक महिला से, और उस डिमांड को पूरी ना कर पाने के कारण उसके सास और ससुर द्वारा केरोसिन ऑयल छिड़क कर उसके ऊपर जलती हुई माचिस की तीली से जला दिया गया था। ऐसा स्टेटमेंट डिजीज ने दिया था, डाइंग डिक्लेरेशन जो था उसका। ट्रायल कोर्ट ने डाइंग डिक्लेरेशन को ही बेस मानते हुए और भी विटनेसेस को, इसमें जो प्रोसिक्यूशन ने पेश किया था, उन सभी एविडेंस को कंसीडर करते हुए और मेनली डाइंग डिक्लेरेशन को कंसीडर किया और एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया। सेक्शन 302 आईपीसी रीड विथ सेक्शन 34 के तहत एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया गया। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी है कि यहां पे 2 डाइंग डिक्लेरेशन ली गई थी, एक पुलिस के द्वारा और एक मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो ट्रायल कोर्ट ने जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ली गई थी उसको ही कंसीडर किया और उसी बेस पे कन्विक्शन किया एक्यूज का। एंड बाय एग्रीड बाय दिस जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, इस जजमेंट के अगेंस्ट में, कन्विक्शन के अगेंस्ट में, एक्यूज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ इसमें अलग कंटेंशन लेते हुए उन्होंने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया। उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन पे
रिलाई नहीं किया। हालांकि उन्होंने डाइन डिक्लेरेशन को, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाइन डिक्लेरेशन को भी सस्पिशन की नज़र से नहीं देखा कि जो मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था वो सही है या नहीं। इस पर कोई क्वेश्चनिंग नहीं की, लेकिन उन्होंने एक अलग कंटेंशन लेते हुए इसे अपील को अलाउ करते हुए ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया। अब हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के कारण ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया, स्टेट ने अपील की। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो मेन पॉइंट डिसाइड किया है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला तो पैरा 9 के पॉइंट 1 में किया है। उसमें जो क्रेडिबिलिटी मजिस्ट्रेट ने जो डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड किया उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में बताया है और उसे अफर्म किया है और रिलायंस प्लेस किया है उस पर। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 में एक केस डिसाइड किया था, उस पर रिलायंस किया। उस केस में ये माना गया था कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो डिसइंटरेस्टेड विटनेस होता है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। जब वो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर रहा होता है, यानी वो एक्यूज को जानता नहीं है, तो किसी प्रकार से वो उसका कोई इंटरेस्ट उसमें नहीं रहता है कि वो फैब्रिकेट करे डाइन डिक्लेरेशन को। तो इसलिए मजिस्ट्रेट के द्वारा जो डाइन डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया जाता है उसकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। वो प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सही है, तो उसे एफर्मेशन में इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। सेकंड पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो इस जजमेंट के पैरा 9.1.1 में ही मल्टीपल डाइन डिक्लेरेशन पर किया गया है। इसमें कोर्ट ने जगबीर सिंह वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2019 के केस को मेंशन किया है। इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया था कि अगर 2 डाइन डिक्लेरेशन है किसी केस में तो सभी को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट को यह देखना चाहिए कि वो कौन सी सर्कमस्टेंसेस थी कि मल्टीपल डाइन डिक्लेरेशन को रिकॉर्ड किया गया है और केयरफुली एग्जामिन करना चाहिए, ना कि रिजेक्ट करना चाहिए डाइन डिक्लेरेशन को। अब जो थर्ड पॉइंट इस जजमेंट में डिसाइड किया गया है वो पैरा 10.1 पे डिस्कस किया गया है, जो यह है कि क्या डाइन डिक्लेरेशन पर रिलाई किया जा सकता है विदाउट एनी अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो कोर्ट ने इस पॉइंट को के लिए रिफर किया मुन्नू राजा एंड अनदर सुप्रा और श्रीमती पानीबेन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1992 में के रूलिंग्स को रेफर किया। इन रूलिंग्स में यह ऑब्जर्व किया गया है कि ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ या प्रूडेंस नहीं है कि डाइन डिक्लेरेशन को पूरी तरीके से पर रिलाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अदर कोरोबोरेटिव एविडेंस कोई है नहीं या उसे कोरोबोरेट नहीं किया गया है। अगर डाइन डिक्लेरेशन वॉलंटरी है यानी स्वेच्छा से दी गई है और सत्य है, ट्रू है, तो इसके बेस पर कन्विक्शन किया जा सकता है। अब जजमेंट के पैरा 10.2 में इसकी एविडेंशियल वैल्यू के बारे में बताया गया। इसके लिए कोर्ट ने रिलायंस किया है लीडिंग जजमेंट कुशल रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1958 पर, जिसमें 3 सक्सेसिव डाइन डिक्लेरेशन रिकॉर्ड की गई थी 2 घंटे के अंदर, और जिसमें कुछ कंट्राडिक्शन भी था तीनों में अलग अलग। लेकिन तीनों डाइन डिक्लेरेशन में एक कॉमन चीज़ थी कि डिजीज ने
तीनों में यह स्टेटमेंट दिया कि कुशल राव और तुकाराम ने उस पर अटैक किया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस कॉमन एक्सपेक्ट को ध्यान में रखते हुए कि अक्यूज को कन्विक्ट किया था, भले ही और पहलू पर विभिन्नता थी। कंक्लूजन ये हुआ इस केस में कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन करके जजमेंट दिया था वो सही था, और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और इस अपील को अलाउ करते हुए कन्विक्शन को बरकरार रखा। फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।